चेक। चेक की बात करते हैं। चेक में हमने ये सारी बातें तो कवर कर ली थी क्लास में, जब हम लोग चैप्टर नंबर 14 देख रहे थे कि चेक क्या होता है। चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि एक स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ होता है एंड इट इज़ नॉट एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ये एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। देन वी सेड कि यार इसमें 3 पार्टीज होती हैं, अगेन ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉर कौन है? जो चेक बनाता है। ड्रॉई जो पे करता है, और पेई जिसके लिए चेक बनाया जाता है। उसके बाद ये एक चेक का स्पेसिमेन था, जस्ट लाइक अ नॉर्मल चेक। बैंक का नाम आ रहा है, डेट आ रही, चेक नंबर आ रहा है, किसको पे करना है, अकाउंट टाइटल कौन सा है, सिग्नेचर, ये सारी बातें जो क्या एक नॉर्मल चेक बुक में देखते हैं वो यहाँ पे हैं। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स थे, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स थे। दैट शुड बी इन राइटिंग, ये डेफिनेट होना चाहिए, साइंड बाय द ड्रॉर, पार्टी सर्टन होनी चाहिए, ये रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए। 2 जो एक्स्ट्रा बातें थी, इट इज़ ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड इट इज़ ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। फिर डिफरेंस मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने इसका निकाल के आना है। होपफुली आप लोगों ने निकाल लिया होगा, नहीं तो फिर एंड पे देखते हैं। ये लड़का मैंने कहीं पहले भी देखा, कहाँ गायब थे? इतनी खराब हो गई थी कि तुम आज आखिरी क्लास में आ गए हो। पता है पीरी की आखिरी क्लास है, ये आज आखिरी या कल आखिरी हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि इनमें कितनी आज सलाहियत मौजूद है मुझे बर्दाश्त करने की। कहाँ चले गए थे तुम? अच्छा, हाँ आप आए थे जिस दिन मॉक हो रहा था, मिड हो रहा था। उन्होंने कहा था कि आप इसके बाद हाँ, तो अब आपने एक काम करना है, अब आपने ना फास्ट ट्रैक में बैठना है लाजमी। ये फास्ट ट्रैक का टाइम होगा 10:45 से 12:45, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। अच्छा जी, शुरू करते हैं सर। और पहले से एक समझते हैं टॉपिक और फिर किताब पे आते हैं। ये बातें किताब में ज़रा कम लिखी हुई हैं, बट हमें पूरा प्रोसेस पहले समझना है, जो कि आपकी फ्यूचर लाइफ में भी काम आएगा। क्लियरिंग और ओवर द काउंटर क्या होता है? क्लियरिंग वर्सेस ओवर द काउंटर। मैं आपको एक चेक लिख के देता हूं। जुबैर भाई, मैंने आपको एक चेक लिख के दिया, आप क्या करेंगे उस चेक के साथ? आप बैंक लेके जाएंगे और फिर कैश करवा देंगे, सिंपल। मैंने इनको चेक लिख के दिया। चेक बुक किसकी होगी? मेरी है इनकी? मेरी। मैं कौन हूँ? ड्रॉर। मैंने इनको एक चेक लिख के दिया अपनी ही चेक बुक पे। अपनी ही चेक बुक से क्या मुराद है कि मैं किसको ऑर्डर कर रहा हूँ? अपने ड्रॉई को, कि पेमेंट करो किसको? आपको। और आप कौन हो? पे। तो मैंने आपको चेक लिख के दिया और अपने बैंक से कहा या अपने ड्रॉई से कहा कि आपको पेमेंट कर दो। आपका नाम भी आ रहा होगा, अमाउंट भी आ रही होगी। इट मीन्स के पार्टीज भी क्या है? सर्टन है, और अमाउंट भी क्या है? सर्टन है। आपने वो चेक पकड़ा और आप पहुंच गए बैंक, और आपने जाके उस बैंक में कहा कि मुझे इस चेक को क्या कर दो? एनकैश कर दो। मुझे चेक क्या कर दो? एनकैश कर दो। ये आपने क्या काउंटर पे खड़े होकर कहा होगा? आप काउंटर पे जाते हैं ना, जब आप बैंक में जाते हैं तो सामने 3 लोग बैठे होंगे, उनका एक शीशा लगा होगा और आगे एक वो स्लैब होगी जिस पे आप कहते हैं कि सर ये रहा चेक, मुझे इसके अगेंस्ट पैसे दे दें। इट मीन्स कि आप काउंटर पे जाते हैं, ओवर द काउंटर पे आप गए और आपने उस चेक को प्रेजेंट कर दिया कि भाई मुझे इस चेक के बदले कैश दे दो। इट इज़ कॉल्ड एनकैशमेंट या ओवर द काउंटर। मैं कौन हूँ? मैं ये हूँ। कहानी का स्टार्ट हुई थी यहाँ से, लिख लेते हैं। ड्रॉर एस OW। मैंने आपको MCB का एक चेक लिख के दिया। इसका मतलब है कि MCB कौन है?
ड्रॉई, मेरा ड्रॉई, यानी कि मेरा बैंक, यानी कि ड्रॉई का और ड्रॉर का बैंक। मैंने आपको एमसीबी का चेक लिख के दिया, जुबैर भाई के हाथ में वो चेक आ गया और इनके पास फर्स्ट ऑप्शन ये है कि वो एनकैश करवाने के लिए चले जाएं किसके पास, मेरे बैंक के पास, और जाके कहें कि तुम्हारे मालिक ने ये हुक्म दिया है, उस हुक्म के मुताबिक मुझे इसको कैश कर दो। तो वो क्या करेगा, आपको कैश कर देगा। अच्छा, इतनी बात समझ आती है। कैश में 3 पार्टीज आ रही हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। पार्टीज वही 3 है ना, ड्रॉर था, ड्रॉई था और पेई था। चौथी पार्टी का ऐड करते हैं, कलेक्टिंग बैंक। क्या नाम है उसका, कलेक्टिंग बैंक। सर मैंने आपको चेक दिया एमसीबी का और आपने कहा कि सर मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, मैं पैसे लेकर बाहर आऊँगा तो देयर आर चांसेस कि चोरी हो जाए मेरे से, मैं इतने पैसे संभाल भी नहीं पाऊँगा, तो काइंडली कुछ ऐसा कर दें जिससे मुझे कैश ना मिले, जिससे मुझे कैश ना मिले, मेरे अकाउंट में वो पैसे क्या हो जाएं, ट्रांसफ़र हो जाए या क्रेडिट हो जाए, या मेरे अकाउंट में वो पैसे क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए। तो आपको चेक मिला, आप गए अपने बैंक के पास, आपका अकाउंट एमसीबी में नहीं था, आपका अकाउंट कहाँ पे था, एचबीएल में। आप गए एचबीएल के पास और जाके वही वाला चेक प्रेजेंट कर दिया। आप गए एचबीएल के पास और जाके वही वाला चेक क्या किया, प्रेजेंट कर दिया और कहा कि जनाब ये है चेक, मुझे ड्रॉर ने दिया है, इसको मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दो, ये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। मगर वो बैंक कौन सा, चेक किसका है? क्या एचबीएल के पास एमसीबी के रिकॉर्ड्स होंगे? नहीं। क्या एचबीएल के पास मेरे रिकॉर्ड्स होंगे? नहीं। क्या मेरा अकाउंट एचबीएल में है? नहीं। मेरा कहाँ पे है? एमसीबी में। मगर आपका बैंक कहाँ पे है? एचबीएल। चेक आपके हाथ में कौन सा है? एमसीबी का। एचबीएल कहेगा भाई एक काम करो, ये चेक मुझे दो और रुको, थोड़ा सब्र करो, चेक हम तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, गिव अस सम टाइम। आपने कहा टाइम क्यों चाहिए तुम्हें? उसने कहा सर ये चेक पहले जाएगा एमसीबी, वो लोग उस चेक को पहले क्लियर करेंगे, चेक करेंगे कि जिस बंदे ने पैसे आपको देने हैं उसके अकाउंट में वो पैसे हैं भी या नहीं। जब ये क्लियर होके हमारे पास वापस आएगा तो शायद इसमें 2 से 3 दिन का टाइम लग जाए। जब वो चेक क्लियर होके वापस आएगा हमारे पास, तब हम आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमारे पास 4 पार्टीज हो गई हैं, ड्रॉर, पेई, ड्रॉई, कलेक्टिंग बैंक, यानी कि ZB का बैंक। ZB बोले तो जुबैर का बैंक। यहां तक क्लियर है? अच्छा, मैं कहता हूं कि लेट सपोज आपका अकाउंट भी एमसीबी में ही था और मेरा भी कहां पे था? एमसीबी में था। इट मीन्स कि अब आपकी फरमाइश क्या है कि मुझे कैश नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है? डिपॉजिट ही करना है। स्टिल क्लियरिंग के लिए उस तरह से नहीं जाएगा कि एक बैंक दूसरे बैंक को भेज रहा है फिर उसका वेट कर रहा है। विद इन बैंक क्लियर होगा, शायद आधे पौने घंटे में वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, मगर ये स्टिल क्या कहलाएगा? क्लियरिंग। क्यों? क्योंकि आप उसको ओवर द काउंटर जाके कैश नहीं ले रहे। तो आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, या तो आप उस चेक के बदले कैश ले लें या उनसे कहेंगे सर मेरे अकाउंट में इसको डिपॉजिट कर दें। ये एक पूरा प्रोसेस है ओवर द काउंटर वर्सेस क्लियरिंग का। क्लियरिंग का क्या प्रोसेस होता है? एक बैंक दूसरे बैंक को वो चेक भेजेगा, उसकी ब्रांच में भेजेगा ना,
हेड ऑफिस जाएगा बैंक चेक। मैं एक ब्रांच हूँ, मेरे पास चेक आ गया ज़ुबैर का। अब उस चेक को मैंने देखना है कि वो चेक किस ब्रांच का बना हुआ है, तो मैं भेजूंगा उस ब्रांच में और कहूँगा कि भाई ये चेक आया मेरे पास, मुझे काइंडली बताओगे कि इसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं हैं, और अगर है तो उतने पैसे जितने चेक में लिखे हुए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो ताकि मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूँ। बैंक के पास वो ख़त कह रहा हूँ चेक जाएगा, बैंक उसकी तमाम डिटेल्स चेक करेगा, अगर तो उतने पैसे हुए तो वो पैसे इनके अकाउंट में आ जाएंगे और अपने पास मेरे अकाउंट से वो पैसे माइनस कर लेंगे। इनमें आ गए, मेरे से ख़त्म हो गए, और वो चेक वापस आ जाएगा किसके पास, इनके बैंक के पास, यानी कि HBL के पास। तो क्लियरिंग टेक्स टाइम 2 to 3 डेज का एक ऑफिशियल सा प्रोसेस होता है, मगर एंड क्या होता है कि आपको पैसे मिल जाते हैं। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब यहां मैंने कहा था कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या आप चेक को कैश करवा लें या उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लें। ये जो वर्ड है ना अकाउंट में डिपॉजिट करवा लें, ये कैसे आप बताएंगे बैंक को ये पैसे मुझे कैश में नहीं चाहिए, ये पैसे मुझे अकाउंट में लेके जाने हैं? अपने बैंक को आप कैसे बताएंगे? ज़बानी? चेक के ऊपर लिखते हैं। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग। सो क्रॉसिंग की मेन 2 टाइप्स हैं, एक जनरल क्रॉसिंग और एक स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग क्या है कि आपने चेक पकड़ा, चेक के ऊपर 2 लाइनें खींच दी, ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस कॉर्नर पे खींच दी। इसका मतलब है कि आपने चेक से एनकैशमेंट वाला फीचर छीन लिया। अब ये चेक कैश नहीं हो सकता, ये चेक सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपके कलेक्टिंग बैंक के अंदर डिपॉजिट ही होगा। अब आप इसको कैश नहीं करा सकते। जब आप चेक के कॉर्नर पे 2 लाइंस खींच देते हैं, ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस आपने खींच दी, इट मीन्स कि आपने ये इनकैशमेंट वाला जो फीचर है ना, ओवर द काउंटर वाला फीचर, ये आपने छीन लिया उससे। ये फीचर अब आपने उससे छीन लिया है, माइनस कर लिया है। अब ये चेक आप कैश नहीं करवा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिपॉजिट ही होगा, किसमें? कलेक्टिंग बैंक के अंदर। इसको हम कहते हैं जनरल क्रॉसिंग या सादा वाली क्रॉसिंग। आप 2 लाइंस भी लगा सकते हैं खाली, और 2 लाइंस के अंदर आप कुछ लिख सकते हैं एंड कंपनी टाइप। ये लिखें ना लिखें डजंट मैटर, बट अगर आपने 2 लाइंस खींच दी है, इट मीन्स कि आपने उसको क्या कर दिया, जनरल क्रॉस्ड कर दिया है। अब ये चेक आप कैश नहीं कर सकते, ये चेक अब आपका कैश नहीं होगा। और किसके अकाउंट में जाएगा? ओनली बी डिपॉजिटेड इन द कलेक्टिंग बैंक। और वो किसका होगा? पेई का। वो किसका होगा? यहां लिख लेते हैं, कलेक्टिंग बैंक का क्या मतलब है? पेई का बैंक। पेई का बैंक। और ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉर का बैंक। तो एक पेई का बैंक है और एक ड्रॉर का बैंक है। तो व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग के आपने चेक पे 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस खींच ली, जिससे आपने एक फीचर छीन लिया कि क्या, अब ये चेक मेरा कैश नहीं हो सकता। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग। एंड एडिशन ऑफ वर्ड्स एंड कंपनी, या आप 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस खींच लें, उन ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस के अंदर ये वर्ड लिखें या ना लिखें डजंट मैटर। इफेक्ट क्या होगा कि ड्रॉई शैल नॉट पेड अदरवाइज देन टू अ बैंकर। अब जब आप अपने बैंक पहुंचेंगे कि भाई इस चेक को कैश कर दो, कहेगा सर सॉरी कैश नहीं होगा,
ये पहले किसके लिए जाएगा, क्लियरिंग के लिए जाएगा, ड्रॉई के पास जाएगा, और ड्रॉई सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही ट्रांसफर करेगा, इसको इन कैश नहीं करेगा। तो ड्रॉई शैल नॉट पे इट अदरवाइज देन टू अ बैंकर, और बैंकर कौन होगा, कलेक्टिंग बैंक। और वो किसका बैंक है, आपका, और आप कौन है, पेई का बैंक। क्या हमें जनरल क्रॉसिंग क्लियर है? एंड कंपनी से क्या ताल्लुक है? एंड कंपनी कहते हैं, पुराने वक्तों में क्या होता था, बैंक्स नहीं होते थे। ये एक्ट है 1881 का। उस टाइम पे बैंक्स नहीं होते थे, डिफरेंट फाइनेंशियल कंपनीज एग्जिस्ट करती थी, डिफरेंट कंपनियाँ होती थी या डिफरेंट इदारे होते थे जो कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को डील करते थे। ये तब से वर्ड चला आ रहा है एंड कंपनी। तो तभी मैंने कहा कि लिखें या ना लिखें, इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप खाली दो लाइनें भी खींच लें, इट मीन्स कि अब ये सिर्फ कंपनी कलेक्टिंग बैंक के अंदर ही जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग क्या है कि आपने दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस खींची, उसमें आपने कुछ लिखा, बैंकर का नाम। बैंकर कौन सा होगा, कलेक्टिंग बैंक। यानी कि मैंने चेक बनाया, मैंने बनाते हुए आपसे पूछा कि भाई तुम्हारा अकाउंट किस बैंक में है। आपने कहा सर एक फैसल बैंक में है, एक HBL में है। तो मैंने कहा क्या मैं ये चेक सादा छोड़ दूं, यानी कि सिर्फ लाइंस खींच के सादा छोड़ दूं, जनरली क्रॉस कर दूं? इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये फैसल में भी जा सकता है और ये HBL में भी जा सकता है। पर आपने कहा नहीं, इसमें लिख दें HBL, क्योंकि मेरे फैसल के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं, तो मुझे ये कहाँ पे लेके जाना है, HBL में। तो मैंने दो लाइंस खींच के बीच में आपके बैंक का नाम लिख दिया। इट इज़ कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ मैंने नेम ऑफ बैंकर ऐड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं है, मैंने सिर्फ बैंक का नाम ऐड कर दिया है। लॉ कहता है कि अब आप बेशक पैरेलल लाइंस ना भी लगाएं तो इतने कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आप खाली नाम लिख देना ऊपर कॉर्नर पे कि HBL, इट मीन्स कि वो आपने क्रॉस कर दिया। तो अब लाइन खींचे ना खींचे, मगर एटलीस्ट नेम ऑफ बैंकर लिख दें। अदरवाइज जब आपने खाली लाइंस खींची होंगी और ये नाम नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, जनरल क्रॉस्ड। इफेक्ट क्या आएगा, ड्रॉई कौन है, ड्रॉई कौन है उस केस में, MCB शैल नॉट पेड अदरवाइज देन टू अ बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस्ड। अब ये किसको देगा, सिर्फ और सिर्फ FC बैंक को देगा जिसका नाम इस कॉर्नर पे आ रहा है। लेट्स सपोज अलाइड बैंक है, लेट्स सपोज वी हैव अलाइड बैंक, तो ये किसको देगा, सिर्फ और सिर्फ अलाइड बैंक को ही देगा, HBL को फिर नहीं देगा। बात समझ आई? ओनली कैन बी कलेक्टेड बाय बैंक हुज नेम इज गिवन, जिसका नाम आपने यहां पे डाल दिया है, जिसका नाम आपने यहां पे डाल दिया। ओनली कैन बी कलेक्टेड बाय बैंक हुज नेम इज गिवन। तो व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग? आप सिर्फ ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस खींच दें या खाली के लिख दें एंड कंपनी, या लाइंस खींच के बीच में लिख दें एंड कंपनी, वो आप किसी भी अपने बैंक में जमा करवा सकते हैं। और अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करना हो कि नहीं इसी बैंक में जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, स्पेशल क्रॉसिंग। ड्रॉई जो है वो उस बैंक के अलावा किसी और में पेमेंट नहीं करेगा। ड्रॉई शैल नॉट पेड अदरवाइज देन टू अ बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस्ड। अच्छा, जो आगे वर्ड लिखा हुआ है ना, और इज एजेंट फॉर कलेक्शन, फिलहाल के लिए इसको जरा इग्नोर मारें, याद रखें। ड्रॉई शैल नॉट पेड अदरवाइज देन टू अ बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस्ड। डन। एक और टाइप ऑफ क्रॉसिंग, इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। मेन टाइप्स यही दो हैं, एक जनरल और एक स्पेशल। ये इसकी आगे एक फॉर्म है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। कभी कभी क्या होता है कि एक नाम के बहुत सारे इंसान मौजूद होते हैं
और चेक के ऊपर आईडी कार्ड लिखने की ऑप्शन, आईडी कार्ड नंबर की ऑप्शन नहीं आती। मैंने पेमेंट करनी है, लेट सपोज आतिफ आबदी को, और पेमेंट मैंने करनी है 30 मिलियन की, तो मैं क्या करूँगा? मैंने चेक बनाया, ऊपर लिखा आतिफ आबदी, नीचे लिखा 30 मिलियन। अब ये चेक ओपन है, अब आतिफ आबदी नामी कोई भी शख्स इसको कैश करवा सकता है, क्योंकि बैंक नाम से नाम का मैच करेगा और पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। मुझे अब उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारे बैंक में तुम्हारा पूरा नाम क्या आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा? सैयद आतिफ हसन आबदी, पूरा नाम लिखा, और नीचे क्या लिखा? 30 मिलियन। इसका मतलब है कि मैंने इसको रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कर दी कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी नाम के बंदे के अकाउंट में ही जाएगा और किसी के नाम पे नहीं जा सकता। अकाउंट पेई ओनली भी कहते हैं उसको, अकाउंट पेई ओनली भी कहते हैं। ओनली बी डिपॉजिटेड इन पेई अकाउंट। अब उसका वो अकाउंट HBL में हो, ABL में हो, कहीं भी हो, मगर अकाउंट पेई ओनली। उस नाम का बंदा अगर उस बैंक में मौजूद है तो सिर्फ उसी के नाम पे जाएगा, और ये सारे के सारे वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स मैच करने चाहिए, तब जाके वो ट्रांसफ़र होगा। अगर इसमें से मैं एक S खा जाऊं, और अगर उस बैंक में सिंगल S वाला इंसान मौजूद हो, तो वो पैसे मेरे ले जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब आप पैसे ट्रांसफ़र करने जाएं तो एक दफ़ा पूछ लें कि भाई उसका पूरा नाम क्या है, उसका आपके पास क्या रिकॉर्ड आ रहा है, और अगर वो बंदा खुद साथ मौजूद हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसलिए वो आपसे ट्रांसफ़र करते हुए कंफर्म करते हैं कि सर यही बंदा है, यही बंदा है, यही बंदा है, और फिर वो उसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट मारते हैं। तो अगर आपने स्पेसिफिक कहना हो कि सिर्फ इसी बंदे के अकाउंट में जाएं और किसी के अकाउंट में ना जाएं, तो आप उसको अकाउंट पेई ओनली कहते हैं, अकाउंट पेई ओनली। यहाँ पे जो आपने नाम लिखा होगा ना, यहाँ पे जो आपने नाम लिखा होगा ये, दिस इज रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, और साथ आपने ये वर्ड बीरर का काट दिया होगा। क्यों? क्योंकि नाम सिर्फ ये आ रहा है, सिर्फ इसी के नाम पे जाएगा और किसी के नाम पे वो नहीं जा सकता। खुद हो जाएगा। तो व्हाट इज रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग? इट मे बी एडेड with general crossing by adding the words account payee या account payee only. The amount collected on the check must be credited only to the account of payee. यानी कि अब ये चेक bearer नहीं रहा, कोई और आके इसको अपने नाम पे एनकैश नहीं करवा सकता। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर एक चेक अनक्रॉस्ड हो तो मैं क्या कर सकता हूं? उसको यहां जनरली क्रॉस कर दूं, या उसको, अगर एक चेक मेरा अनक्रॉस्ड है तो मैं क्या कर सकता हूं? होल्डर उस चेक को या तो जनरल क्रॉसिंग कर सकता है या स्पेशली उसको क्रॉसिंग कर सकता है। अच्छा, अगर एक चेक मेरा जनरली क्रॉस्ड है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं उस जनरल क्रॉसिंग के अंदर उसका नाम ऐड कर सकता हूं, अकाउंट पे ही लिख सकता हूं। तो होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली, या मैं उसको रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकता हूं। अच्छा, अगर एक मेरा चेक क्रॉस्ड है जनरली या स्पेशली, तो मैं उसको नॉट नेगोशिएबल भी बना सकता हूं। ये क्या है अभी इसको देखते हैं। और अगर मेरा चेक क्रॉस्ड है स्पेशली तो क्या होगा, इसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पे वो एजेंट वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट होने वाला है, तो अभी आपसे मैंने कहा कि उसको कुछ टाइम के लिए साइड पे करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओवर द काउंटर क्या है, एनकैशमेंट क्या है, जनरल क्रॉसिंग क्या है, स्पेशल क्रॉसिंग क्या है, और इसके अलावा रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है। क्या ड्रॉ ही होगा ना? होल्डर नहीं, पे ही होगा। होल्डर पे ही है, वो एक्सेप्टर है। ड्रॉई एक्सेप्टर बनता है ना जब उसको कबूल करता है। मैं बता दूं उसका क्या मतलब है। अच्छा, एक डेफिनेशन थी
चैप्टर 14 में मैंने आपसे कहा था इसको होल्ड कर लीजिएगा। एक डेफिनेशन होगी नेगोशिएशन की, ये नेगोशिएशन। नेगोशिएशन कहते हैं कि जब एक प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, अगर आप एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करे और दूसरा बंदा उसको नेक नियति से अपने पास रख ले, वो मासूम आदमी हो, तो वो हमेशा पीछे होने वाली तमाम तर डिफेक्ट्स, तमाम तर बुराइयों से ख़ुद को बचा लेता है। वो ऑटोमेटिकली होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, समझने के लिए बता रहा हूँ, पीटीआई बामुकाबला नून लीग। आई होप कि आप इसको सियासी रंग नहीं देंगे। अच्छा, होता क्या, पीटीआई के पास ना एक पाउडर है, उनके पास एक बड़ा अच्छा पाउडर है, उन्हीं आता है ऐड ब्राइट सब कुछ राइट कर देगा। वो क्या कहते हैं, ख़राब से ख़राब मैल धब्बे साफ़ कर देगा। तो पीटीआई ये काम करती है। इनके पास कोई भी अच्छा बंदा आ जाए ना, वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। जो बुरा आ जाए वो उसको ऐसे सफ़ेद करते हैं कि वो उसको सबसे अच्छा प्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर एक अच्छा बंदा पीटीआई के पास आ रहा है तो वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। एक बुरा बंदा अगर पीटीआई के पास आ रहा है तो वो उसको अच्छे में कन्वर्ट कर देंगे। उनके पास जो पाउडर है, उस पाउडर का नाम है नेगोशिएशन पाउडर। वो उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने कि सर इससे अच्छा बंदा तो कोई और मार्केट में कभी था ही नहीं। तो अच्छे को मज़ीद अच्छा कर देंगे और बुरे को वो उस पाउडर से साफ करके अच्छा आदमी कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज़ द पावर ऑफ नेगोशिएशन। मगर ये पावर नून लीग के पास नहीं है। वो क्या करेंगे, अच्छा नून लीग के पास जाएगा तो वो अच्छा ही रहेगा, बुरा नून लीग के पास जाएगा तो वो हमेशा बुरा ही रहेगा। इनके पास नो पाउडर ऑफ नेगोशिएशन, नो पाउडर ऑफ नेगोशिएशन। इसको हम कहते हैं नून नेगोशिएशन। क्या कहते हैं, नून नेगोशिएशन, या नून बोले तो नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल। यानी कि नेगोशिएशन अच्छे को अच्छा, बुरे को अच्छा, नहीं, अच्छे को अच्छा और बुरे को अच्छा। और नून लीग क्या करेगी, अच्छा तो अच्छा है ही मगर बुरा बुरा ही रहेगा, वो उसको अच्छे में कन्वर्ट नहीं करते। चेक के अंदर आप ये फीचर ऐड कर सकते हैं। चेक में एक मसला होता है। वो मसला क्या होता है कि जब आप किसी बंदे से चेक रिसीव करते हैं ना, अगर तो वो चेक बहुत सारे हाथों से गुजरा है, मैंने चेक बना के आपको दिया, आपने इनको दिया, इन्होंने नुमान को दिया, नुमान से जुबैर के पास आया, जुबैर से इधर आया, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, चेक ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर ये चेक कहीं बीच में घुमा और किसी और को मिल गया और उसने उस चेक पे जाली साइन करके उसको ट्रांसफ़र कर दिया, एंडोर्स कर दिया और अगले बंदे को दे दिया, अब अगला बंदा बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा मासूम माना जाता है। उसको नहीं पता कि ये चेक के साथ पीछे क्या हुआ है और वो चेक एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे को ट्रांसफ़र करता रहता है। अगर आप चेक बनाते हुए, चेक किसने बनाया था, मैंने, अगर मैंने इस चीज़ को रोकना है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक बनाते हुए चेक को क्रॉस कर दूंगा और लिख दूंगा नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ट्रांसफ़र अभी भी होगा। इसका मतलब ये है कि जब वो ट्रांसफ़र होगा तो जिस बंदे के भी हाथ में जाएगा वो पहले सहम जाएगा कि जिस बंदे ने मुझे चेक दिया है
क्या वो बंदा ऑथेंटिक है या नहीं, क्या इस चेक में कोई पीछे से होने वाला मसला तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं जनरल क्रॉसिंग के साथ या स्पेशल क्रॉसिंग के साथ वर्ड्स ऐड कर दूं नॉट नेगोशिएबल, तो जिस बंदे के पास चेक पहुंचेगा वो पहले कंफर्म करेगा कि जिसने मुझे चेक दिया है उसके पास जो टाइटल था वो गुड टाइटल था या बैड टाइटल था। अगर तो पिछले बंदे के पास गुड टाइटल है तो इसके पास भी क्या आएगा, गुड टाइटल। और अगर पिछले बंदे के पास बैड टाइटल था इसके पास भी क्या आएगा, बैड टाइटल। वो बैड टाइटल गुड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो बुरा अच्छे में कन्वर्ट नहीं होगा। इट मीन्स कि मैंने उसको क्या कर दिया है, नॉट नेगोशिएबल बना दिया, उसको मैंने नॉट नेगोशिएबल बना दिया है। अब ये बुरी चीज़ अच्छे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जो चीज़ बुरी है वो हमेशा बुरी ही रहेगी। जो टाइटल पीछे बैड मिला था वो टाइटल बैड ही रहेगा। ए ने चेक बना के बी को दिया, गुड टाइटल था, गुड टाइटल ट्रांसफर हो गया। बी ने सी को दिया, गुड गुड। सी से वो चेक कहीं गुम गया और किसको मिल गया, डी को मिल गया। डी ने क्या किया, डी ने उसको फोर्ज करके आगे ई पे चला दिया। डी ने फोर्ज किया और ई को दे दिया और चेक पे नहीं लिखा हुआ था नॉट नेगोशिएबल। तो मुझे बताइए जो ई के पास टाइटल जाएगा, सॉरी जो एफ के पास टाइटल जाएगा वो कौन सा जाएगा, गुड। अब सबके पास गुड ही जाएगा, गुड 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 बैड। अगर लिखा हो नॉट नेगोशिएबल तो गुड और यहां पे भी गुड जाएगा। और अगर लिखा होता नॉट नेगोशिएबल तो ये बैड यहां पे भी क्या है, बैड। और अगर इस एफ के पास जाए और एफ रिसीव करने से पहले पीछे जाके चेक कर ले कि क्या ई को जो टाइटल मिला था वो सही मिला था या नहीं मिला था, तो अगर उसको लगता है कि भाई नहीं ई के पास टाइटल ख़राब है तो उससे वो चेक रिसीव नहीं करेगा। या रिसीव नहीं करेगा या छानबीन शुरू कर देगा। पहले ई के पास जाएगा, फिर डी के पास जाएगा, फिर सी के पास जाएगा। सी कहेगा हाँ यार वो चेक मेरे से गुम गया था, तो वो ये चेक कभी भी रिसीव एफ नहीं करेगा। वो सहम जाएगा, वो डर जाएगा कि भाई ये चेक नॉट नेगोशिएबल है। अगर पिछला टाइटल ख़राब है तो मुझे भी टाइटल ख़राब ही मिलेगा। सर ये कैसे पता चलेगा कि पीछे वाले का कैसे पता चलेगा? वो उसकी बैक पे एंडोर्समेंट हुई होगी। नेम ही लिखा होता है ना, मतलब कोई नाम भी होता है, साइन भी तो होते हैं। सर इससे तो नहीं पता चलता। नहीं, जब आप ट्रांसफ़र करते हो ना तो ट्रांसफ़र करते टाइम आप अपना आईडी कार्ड में साल लगाते हो, तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है। उस टाइम पे 1881 में तो सिर्फ साइन करके हम आगे ट्रांसफ़र करते थे ना। उस टाइम पे आईडी कार्ड वाला कॉन्सेप्ट वो वाला नहीं था। लॉ भी काफ़ी ज़्यादा पुराना बना हुआ है। बट आजकल जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो अगला बंदा पूरी छानबीन करता है कि भाई अपना आईडी कार्ड लगाओ, तब जाके मैं तुमसे ही लूँगा, अदरवाइज मैं तुमसे चेक नहीं लूँगा, चाहे जितने मर्जी की हो। भाई आजकल 1-1 रुपया महंगा है। आजकल तो खाली अंडा 40 रुपये का है। अब लेने वाले की किस्मत है। इसलिए कहते हैं कि आप लिख दें नॉट नेगोशिएबल, ताकि आप सेफ रहें, आप प्रोटेक्टेड रहें, आपके पास ख़राब टाइटल ना आए। इस तरह सारे अलर्ट होंगे, इस तरह शुरू में ही सारे अलर्ट हो जाएंगे। जब ए ने बी को दिया ना तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। बी अलर्ट होगा, बी सी को देगा, सी अलर्ट होगा, सी से गुम जाएगा तो कहानी ख़त्म होगी, यहीं से कहानी ख़त्म हो गई। वो फिर जिसके भी हाथ में हो उसके लिए वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है और उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। मे बी एडेड विद जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग बाय द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल। अ होल्डर विद अ डिफेक्टिव टाइटल, एक होल्डर एक ख़राब टाइटल के साथ कैन नॉट गिव अ गुड टाइटल। अब उसको वो गुड टाइटल नहीं दे सकता टू अ सब्सिक्वेंट, अगले होल्डर को, अगले को वो अच्छा वाला टाइटल नहीं दे सकता। इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफ़र हो सकता है मगर अगले बंदे को टाइटल ख़राब ही मिलेगा। इट ओनली टेक्स अवे द मेन फीचर ऑफ नेगोशिएबिलिटी, और मेन फीचर क्या था, बुरे को अच्छे में कन्वर्ट करना, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स।
यहाँ तक इस टेबल तक ज़रा पहले एक दफ़ा पढ़ लें और इन चीज़ों को रिलेट कर लें, फिर मैं अगली बात करता हूँ। सर नॉट नेगोशिएबल का मतलब होता है कि ये आगे ट्रांसफर नहीं होगा। आगे ट्रांसफ़र होगा मगर लेने वाला एहतियात करे, मुश्तरी होशियार बाश कि जो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है उसके पास टाइटल अच्छा है या बुरा है, उससे तहकीकात शुरू कर दे। यहाँ तक पहले पढ़ लें। और वो इन गुड फेथ इन गुड फेथ लेगा, लेकिन वो फिर बाद में पता चले कि ये नहीं मतलब तो वो उसके पास ज़ाया हो जाएगा, उसकी गलती थी। उसने बेशक गुड फेथ में लिया हो, मगर जब उसने बता दिया कि ये नॉट नेगोशिएबल है तो ध्यान से देखना, और अगर उसने ध्यान से नहीं देखा था तो फिर उसकी गलती है। और लॉ कहता है कि जहाँ पे तुम्हारी गलती है फिर पछताओ, फिर भुगतो। एक दफ़ा यहाँ तक रीड कर लें, इस टेबल तक, फिर आगे चलते हैं। याद है उसको रीड करके लिंक कर लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अगर एक चेक अनक्रॉस्ड है, अब ज़रा मुझे बताइए, एक चेक क्रॉस नहीं हुआ हुआ, क्या कर सकता हूँ? क्रॉस कर सकता हूँ। कौन सी, या जनरली या स्पेशल? एक चेक जनरल क्रॉस्ड हुआ हुआ है तो उसमें मैं बैंक का नाम देख के उसको स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक चेक जनरल क्रॉस्ड हुआ हुआ है उसको मैं रिस्ट्रिक्टेड क्रॉसिंग के साथ भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, एक चेक जनरल क्रॉस्ड हुआ हुआ है मैं उसको नॉट नेगोशिएबल भी बना सकता हूँ। एक चेक स्पेशल क्रॉस्ड हुआ हुआ है मैं उसको नॉट नेगोशिएबल भी बना सकता हूँ। क्या होल्डर इसकी बात कर रहे हो? किस वाले ऑर्डर की बात कर रहे हो? हाँ, इसकी बात कर रहे हो ना। चेक इज अनक्रॉस्ड। अच्छा, मैंने आपको चेक दिया, वो क्रॉस नहीं हुआ था। आप इस वक्त कौन है? उस चेक के होल्डर है, आपके पास वो चेक है। चेक अभी क्रॉस नहीं है, होल्डर में क्रॉस है जनरली और स्पेशली। आपको देने से पहले मैंने पूछा कि भाई क्या करना है, एनकैशमेंट करानी है या अकाउंट ट्रांसफ़र करना है? आपने कहा सर चेक चूँकि मेरा ही है, अब ये मेरा एसेट है। अब आप कौन है उसके? एसेट आपका है ना, तो होल्डर कौन हुआ? आप। करेगा कौन? आप नहीं कर सकते, जिसने बनाया है वही करेगा। और जब मैंने बनाया होगा, सॉरी, जब मैंने उसको क्रॉस करना होगा तो आपसे मैं चेक लूँगा, तो वापस कौन बन जाएगा होल्डर? है ये ड्रॉअर ही। बात वही है जो आप समझ रहे हो। किताब की वर्डिंग्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो होल्डर इज ड्रॉअर, ये ड्रॉअर भी होता है और ये बनाने वाला भी होता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। अब कुछ बेसिक बातें, आसान सी बातें, कुछ रूल्स हैं, ऊपर लिख लें। ये है ड्रॉई के रूल्स
और ये है कलेक्टिंग बैंक के रूल्स। जो ऊपर की तीन बातें आ रही है ना, ये ड्रॉई के लिए है, ये किसके लिए है, ड्रॉई के लिए है, और नीचे की 3 बातें हैं कलेक्टिंग बैंक के लिए। ऊपर ड्रॉई है और नीचे क्या है, कलेक्टिंग बैंक। अच्छा, ड्रॉई किसका बैंक था, ड्रॉअर का। अब पढ़िएगा जरा मेरे साथ साथ। इफ चेक इज क्रॉस्ड स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ फिलहाल माइनस कर दें। इफ चेक इज क्रॉस्ड स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर, अगर ड्रॉअर चेक क्रॉस करे और उस पर एक से ज्यादा बैंक के नाम लिख दे, यानी कि वो क्या करे, वो लिखे ABL, HBL, ABL, HBL, तो वो कहता है कि ये वाली क्रॉसिंग मानी नहीं जाएगी। अब ये किसी के भी पास लेके जाएं, चाहे ABL के पास लेके जाएं, चाहे HBL के पास लेके जाएं, वो उसको रिफ्यूज़ कर देंगे, दोनों रिफ्यूज़ कर देंगे कि भाई ना ये तुम्हारा है और ना ये हमारा है, तो या तो सिर्फ हमारे नाम का लेकर आओ या सिर्फ उनके नाम का उनके पास लेके जाओ। तो ये वाला मजाक नहीं चलेगा। इफ चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर टू whom इट इज ड्रॉन, जिसके पास आप लेके गए होंगे कि भाई इसको क्लियर कर दो, वो उसको क्या कर देगा, रिफ्यूज कर देगा उसकी पेमेंट। तो उस केस में पेमेंट नहीं होगी। सर ये पीछे तो लिखा हुआ है क्या चेक इज क्रॉस्ड स्पेशली है। हाँ ना, तो वो एक बैंक पे हुआ था ना क्रॉस्ड, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मोर देन वन बैंकर। नहीं, ये राइट टू क्रॉस है। किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बॉक्स में जो लास्ट टाइम राइट टू क्रॉस। मैंने आपसे कहा था कि एजेंट वाली बात यहाँ से भी कैरी फॉरवर्ड कर दें, और अभी मैंने बताया कि जो ब्रैकेट में बात लिखी हुई वो भी कैरी फॉरवर्ड कर दें। फिलहाल ये एजेंट वाला पॉइंट मैं एंड में बताता हूँ। सिंपल सा रूल ये है कि जिस बैंकर पे ये ड्रॉन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही बैंक कर सकता है, उसके अलावा उसको कोई और बैंक पेमेंट उसकी नहीं कर सकता। और अगर एक से ज़्यादा बैंकर मेंशन है, एक से ज़्यादा अगर वो मेंशन है, तो हम उसकी पेमेंट को क्या कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे। सीधी सी बात। इफ बैंकर ऑन होम अ क्रॉस चेक इज ड्रॉन मेक्स पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेइंग बैंकर एंड ड्रॉअर पोजिशन्ड एज इफ चेक हैड बीन पेड टू एंड रिसीव्ड बाय द ट्रू ओनर देयरऑफ। साइंस लिखिए, आसान तर्जुमा लिख लें, उर्दू में लिखिएगा। अगर आपके पास या अगर बैंक के पास एक क्रॉस चेक आए और वो उसकी पेमेंट मासूमियत में कर दे, इन ड्यू कोर्स कर दे, सब कुछ चेक करने के बाद, तो ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। हाँ, मासूमियत में अगर वो पे कर दे ना, अगर उसके नाम पे क्रॉस हुआ होगा तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहते हैं अपने नॉर्मल बिजनेस रूल्स के अंदर अगर आप उसकी पेमेंट कर दें तो इट मीन्स कि उसकी अब जिम्मेदारी ख़त्म है, लाइबिलिटी ख़त्म हो गई है, तो कोई मसला इसमें नहीं है। अच्छा, ये लिख लिया, ड्रॉअर की और ड्रॉई की। भाई इनको मैंने चेक दिया, जैसे मैंने कहा सर जाके कैश करवा के ले आए, ये गए बैंक में, इन्होंने बैंक को चेक दिया, बैंक ने नाम शाम चेक किया, ड्रॉअर के अकाउंट में पैसे वगैरह चेक किए, इनको पेमेंट कर दी इन ड्यू कोर्स शाम 5 बजे से पहले, तो ये बाहर आ गए,
कहानी ख़त्म। अब इनके पास पैसे आ गए, ये पैसे इस्तेमाल करते हैं, घुमाते हैं, अब ना ड्रॉ लायबल है ना ही ड्रॉई लायबल है। तो अब जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ड्रॉई ने वो वाला काम किया है जो कि ट्रू ओनर करता। बेसिकली ड्रॉई कौन है? उसका एजेंट। अच्छा, लास्ट लाइन, अगर ये पेमेंट बैंक करे आउट ऑफ ड्यू कोर्स, आउट ऑफ ड्यू कोर्स, स्टिल अब वो लायबल होगा, अब वो लायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, चेक डिफेक्टिव था, उसके ऊपर साइन सही से नहीं आ रहे थे और आपने जाके उसको कैश करा दिया और बैंक ने आउट ऑफ ड्यू कोर्स उसकी पेमेंट कर दी। नॉर्मल रूल्स के मुताबिक उसने चेक के साइन वगैरह दोबारा से क्रॉस वेरीफाई नहीं किए और उसने कहा बस ठीक है यार पेमेंट कर दो, और बाद में पता चला कि वो चेक जाली था या किसी और के नाम पे था या वो साइन करेक्ट नहीं थे। उस केस में अब स्टिल बैंक भी लायबल होगा और बैंक की वजह से वो ड्रॉर भी लायबल ही रहेगा। तो अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स है तो लायबिलिटी ख़त्म, और अगर पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स है तो लायबिलिटी स्टिल मौजूद रहेगी। अच्छा, ये है ड्रॉई के बारे में बातें। अब आए कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग बैंकर को कुछ प्रोटेक्शन दे दी है। ये कौन है भला? पेई का बैंक। पेई के बैंक को इन्होंने 4 प्रोटेक्शंस दे दी हैं। व्हाट इज प्रोटेक्शन? क्या होता है प्रोटेक्शन? क्या होती है? तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। वो कहता है कलेक्टिंग बैंकर या रिसीविंग बैंकर इज वन हु रिसीव्स द पेमेंट ऑफ अ क्रॉस चेक ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर। डिफाइन कर दिया पहली लाइन में कि ये कौन है, ये वो बंदा है या ये वो बैंक है जिसने पेमेंट रिसीव की है किसके बिहाफ पे? अपने कस्टमर के बिहाफ पे। और कस्टमर का नाम क्या था? जुबैर। और जुबैर कौन था? पेई। अच्छा, इफ द कलेक्टिंग बैंकर हैज कलेक्टेड अ चेक, अगर जुबैर से चेक एमसीबी ने कलेक्ट कर लिया ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हु टाइटल टू द चेक वॉज डिफेक्टिव, उसका टाइटल क्या था? डिफेक्टिव था। इस बंदे के पास जो चेक था उसका टाइटल क्या था? डिफेक्टिव था। ये लेकर गया अपने बैंक के पास, बैंक ने वो चेक पकड़ के अपने पास रख लिया। वो बैंक को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा एंड वुड नॉट बी हेड लायबल प्रोवाइडेड कि उसने ये एक्ट किस में किया हो? गुड फेथ में किया हो और विदाउट नेग्लिजेंस किया हो। तो वो बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि उस बैंक ने क्या करना है? आपसे चेक लेके कहाँ भेजना है? क्लियरिंग वालों के पास। अब जिम्मेदारी टेक्निकली किसकी है? क्लियरिंग वालों की है, दूसरे बैंक की है, ड्रॉर के बैंक की है कि वो चेक करके बताए कि ये चेक असल है या नकल है। बेसिकली ये बैंक तो एक इंटरमीडियरी है जो कि आपसे चेक रिसीव करके दूसरी पार्टी को दे रहा है, फिर वहाँ से पैसा ला के आपको ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है ये चेक करना कि ड्रॉर असल है, साइन असल है, पैसे हैं या नहीं है। क्यों? इनके पास तो रिकॉर्ड्स ही अवेलेबल नहीं है। तो इनको हमेशा तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्शन मिलेगा। शर्त क्या है? कि उन्होंने ये काम गुड फेथ में किया हो और किसी नेग्लिजेंस के बिना किया हो। ये काम गुड फेथ में हुआ हो, विदाउट एनी नेग्लिजेंस हुआ हो। दिस प्रोटेक्शन टू द रिसीविंग बैंकर इज अवेलेबल इवन if it's credit customer's account with the amount of the check before receiving the payment। इस लाइन का कोई आसान तर्जुमा कर सकता? Anyone? इस लाइन का एक आसान तर्जुमा चाहिए मुझे और आपसे चाहिए। बताएं, पढ़े इन दोनों को जरा मिला के पढ़े, इन दोनों लाइनों को जोड़ के पढ़िएगा। इन दोनों लाइनों को जोड़ के पढ़िए, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 को। कुछ समझ आया? मैं बताता हूँ।
मुझे बताइए, जब आपको पैसे आते हैं अकाउंट में तो मैसेज क्या आता है? योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड या योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। अगर ये चेक लिखे गए, इनके पास चेक किसका था? एमसीबी का। और कहाँ गए आप? एचबीएल में। एचबीएल वाले इनको जानते हैं, ये काफ़ी पुराने कस्टमर हैं एचबीएल के। इनको जो चेक पीछे से मिला था वो जाली था, और इसको चेक करना उनकी जिम्मेदारी, एचबीएल की जिम्मेदारी नहीं है। एचबीएल को पता है कि ज़ुबैर काफ़ी सालों से मेरे से पैसे निकलवाता है, जमा करवाता है, अकाउंट बहुत पुराना बना हुआ है, इसकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं। तो वो चेक इन्होंने भेज दिया क्लियरिंग के लिए। अच्छा काम किया, गुड फेथ में काम किया। क्लियरिंग को टाइम था, कुछ 7-8 दिन रिक्वायर्ड थे। 3 से 4 दिन के बाद इनको पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी। इन्होंने बैंक से रिक्वेस्ट की कि यार वो पैसे तो आ ही जाने हैं, आप मुझे अभी फ़िलहाल कैश दे दो, जब वो चेक हो गया आएगा क्लियर तो आप अपने पास रख लेना। उस बैंकर ने आपको पैसे दे दिए, बाद में वो चेक निकल आया जाली या डिसऑनर। स्टिल यहाँ पे जो कलेक्टिंग बैंक है उसको लॉ ने क्या कर दिया? प्रोटेक्ट कर दिया। वो कहता है कि स्टिल इस बैंक की का कोई मसला नहीं है, इसने क्या काम किया है? गुड फेथ में काम किया, इसने आपकी मदद की थी। अब जिम्मेदारी किस पे आएगी? आप पे आएगी कि आप उस बैंक को वो पेमेंट करें, और आप उस पार्टी पे केस कर देंगे जिस पार्टी ने आपको डिसऑनर चेक दिया या ख़राब चेक दिया। और कब आप उस पार्टी पे केस नहीं कर सकते? जब वो चेक नॉट नेगोशिएबल था, और अगर ये नहीं लिखा हुआ नॉट नेगोशिएबल तो आप उस पर केस इजीली कर सकते हैं। तो अब अगर दिस प्रोटेक्शन टू द रिसीविंग बैंकर इज अवेलेबल इवन इफ इट क्रेडिट्स कस्टमर अकाउंट, अगर वो ज़ुबैर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दे विद द अमाउंट ऑफ द चेक, जो अमाउंट चेक पे मेंशन्ड है, बिफोर रिसीविंग द पेमेंट, उनसे पैसे नहीं आए मगर उसने आपको ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये स्टिल बच जाएंगे। इनके लिए वहाँ पे भी प्रोटेक्शन मौजूद है। डन। रिसीविंग बैंक एचपीएल, रिसीविंग बैंक जहाँ से पैसे कलेक्टिंग बैंक को आने हैं, एमसीबी है। बस क्या करें। अच्छा, ऑल्सो इफ कलेक्टिंग बैंकर हैज कलेक्टेड अ चेक विच डज नॉट अपीयर टू बी क्रॉस्ड अकाउंट पे, बैंकर ने गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस में पैसे ट्रांसफर कर दिए। एक चेक आया, वो अकाउंट पे ही नहीं था, अकाउंट पे ही, मगर वो किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। एक चेक, आपका चेक आपके नाम पे था, मगर वो आपके नाम पे था, मगर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, किसी और ज़ुबैर के नाम पे ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पे भी उन्होंने बैंक को क्या कर दिया? प्रोटेक्शन दे दी है कि इसका मसला नहीं है, प्रोवाइडेड कि उन्होंने गुड फेथ में किया और विदाउट नेग्लिजेंस किया हो। हाँ, वो लायबल नहीं है, आप उन पर केस नहीं कर सकते, मगर उसको ठीक करेंगे ज़रूर, अपनी गलतियाँ वो ठीक ज़रूर करेंगे, बट आप इमिजिएटली उनके ऊपर केस वगैरह नहीं कर सकते। उससे क्या कर दिया? उनको प्रोटेक्शन दे दिया। बैंक खुद ही करेगा, खुद निकालेगा और दूसरे ट्रांस में ट्रांसफ़र करेगा, उसकी जिम्मेदारी है। अगर मैं सबको काट दूँ ना और सिर्फ एक लाइन लिख दूँ कि इसका किया हुआ कोई भी काम गुड फेथ में हो, विदाउट नेग्लिजेंस हो, तो इसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इस चारों बातें काट के अगर मैं सिर्फ ये बात लिख दूँ कि कलेक्टिंग बैंक का किया हुआ काम अगर गुड फेथ में हो, विदाउट नेग्लिजेंस हो, तो उसको क्या मिल जाएगी? चाहे वो कोई भी काम करे, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, उसको प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जो आपने हाँ, मैं दोबारा बोल देता हूँ। ये चेक लेकर आए, चेक पर नहीं लिखा हुआ नॉट नेगोशिएबल, इन्होंने बैंक को दिया,
और बैंक ने कहा कि यार ये तो अभी होगा, क्लियरिंग के लिए जाएगा और जब वापस आएगा फिर हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। इन्होंने कहा ठीक है, ये घर आ गए, चेक चला गया क्लियरिंग के लिए। कुछ टाइम के बाद इनको पैसों की ज़रूरत पड़ी, वापस गए बैंक में और बैंक से कहा कि यार देखो हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, काइंडली मुझे फ़िलहाल उतने ही पैसे जो कि बैंक पे हैं, जो कि चेक पे लिखे हुए हैं, वो ट्रांसफ़र कर दो, तो जब वहाँ से पैसे आएंगे तुम रख लेना। अज्यूम करें कि वो बैंक नहीं, वो एक इंसान है, अज्यूम करें कि वो एक इंसान है कि यार तुम मुझे अभी ट्रांसफ़र कर दो पैसे, तो जब वहाँ से आएंगे तुम रख लेना अपने पास। उसने ट्रांसफ़र कर दिए। पता चला जहाँ से पैसे आने थे उस बंदे का अकाउंट जाली था या उसके अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं थे। ये लायबल होंगे कि वो उस बंदे को पेमेंट करें जिस बंदे ने इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे, यानी कि इनका कलेक्टिंग बैंक। अब वो चेक तो निकल आया जाली, वो जाली चेक इनके पास आएगा, ये करना चाहेंगे केस, किस बंदे के नाम पे करेंगे, जिनसे इन्होंने पीछे वो चेक लिया था। और चेक क्या है? नॉट नेगोशिएबल। अगर वो चेक नॉट नेगोशिएबल है तो ये केस आसानी से कर भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। बट अगर लिखा हो नॉट नेगोशिएबल तो प्राइम जिम्मेदारी उस बंदे से चेक रिसीव करने वक्त किसकी थी? इनकी थी। तो इनकी इतनी ज़्यादा सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि इनको उस वक्त वेरीफाई करना चाहिए था जिस वक्त वो उससे चेक रिसीव कर रहे थे। अच्छा, वो ऊपर एक बात हमारी मिस हो गई थी, एजेंट वाली। अब सुने जरा, वो कहता है बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस्ड मे अगेन क्रॉस इट स्पेशली टू अनदर बैंकर या हिज एजेंट फॉर कलेक्शन। होता क्या है, मैंने चेक बनाया, जुबैर से पूछा कि भाई किसके नाम पे बनाना है, बैंक कौन सा, HBL या ABL? इन्होंने कहा सर ABL के नाम पे बना दें। बन गया, ये पहुंच गए ABL के पास और कहा कि ये रहा चेक, मुझे पैसे मंगवा के दें। ABL ने कहा यार अभी हमारा सर्वर डाउन हुआ हुआ, अभी हम किसी भी तरह से कोई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमारी रिकवरी में टाइम लगेगा, काइंडली आप इसको किसी और बैंक के नाम पे बना के ले आए, हम आपका ये काम अभी नहीं कर सकते। इनके कलेक्टिंग बैंक ने इनको जवाब दे दिया। ये भागे भागे मेरे पास आए, मैं मुल्क छोड़ के जा चुका था। तो अब ये क्या करें, इनके पास क्या राइट है? ये खुद तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। लॉ ने कहा अगर ऐसा मसला हो तो दो बंदों के पास राइट है। एक तो वो ड्रॉअर जिसने लिखा है वो उसी चेक को या दोबारा बना दे, याद है नोवेशन, दोबारा बना दे, या उस पर साइन करके नया बैंक का नाम लिख दे HBL, ऑल्ट्रेशन कर दे, उसी चीज़ के ऊपर उसको चेंज कर दे। ये राइट किसके पास है? ड्रॉअर के पास। ये राइट इस कलेक्टिंग बैंक के पास भी है, ये इसके पास भी राइट है। अगर ये बंदा उसको नहीं मिल रहा या मिल भी रहा है और ये वापस नहीं जाना चाहता है इसके पास, तो कलेक्टिंग बैंक अगर चाहे तो वो अपना नाम काट के अपने बैंक की स्टैंप लगा के इनसे पूछ के इनके दूसरे कलेक्टिंग बैंक का नाम भी डाल सकता है। तो इस केस में नाम मौजूदा किसका आएगा? सिर्फ और सिर्फ HBL का। ABL वहाँ से कट चुका है, ABL वहाँ से कट चुका है। और ये एक्ट कौन कर रहा है? इनका कलेक्टिंग बैंक, और इनके कलेक्टिंग बैंक का एक और नाम भी था, इंटरमीडियरी, और वो कौन होता है? आपका एजेंट। तो एजेंट कह लें, कलेक्टिंग बैंक कह लें या ड्रॉअर कह लें, तीनों पार्टीज एक काम कर सकती हैं कि वो एग्जिस्टिंग कलेक्टिंग बैंक का नाम काट के अपने साइन बिठा के अपनी स्टैंप लगा के इन्हीं के दूसरे कलेक्टिंग बैंक का नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस्ड ABL मे अगेन क्रॉस इट स्पेशली टू अनदर बैंकर। वो कौन होगा? वो कौन होगा उस केस में? HBL फॉर कलेक्शन। इस एजेंट का वर्ड अगर आप चाहें तो यहाँ से काट भी सकते हैं, अगर आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो तो ये काट दें वर्ड, ये वर्ड काट दें, हिज एजेंट।
क्योंकि ना पहले ज़माने में बैंक तो होते नहीं थे, तो ये इंसान से इंसान ट्रांसफ़र होता था। तो इंसान के लिए अगला बंदा कौन होता था? उसका एजेंट। तो फॉर ईज ये ब्रैकेट की टर्म निकाल दें, इज एजेंट, सिंपल रख लें, बहुत इसको सिंपल रख लें ताकि आपको मसला ना आए। अच्छा जी, दो बातें, आखिरी दो बातें। अगर एक कस्टमर, सुने, अगर एक कस्टमर भी है 10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट, अगर एक कस्टमर बैंक को इन 3 में अगर एक कस्टमर अपने बैंक को कह दे कि भाई ये चेक मैंने इशू किया, इसकी पेमेंट आपने नहीं करनी, होता है इस तरह। चेक इशू करने के बाद आप उसकी पेमेंट को बाद में रुकवा सकते हैं, स्टॉप करवा सकते हैं, अपने बैंक को बता सकते हैं कि ये चेक नंबर का अगर तुम्हारा पास चेक आता है तो तुमने इसकी पेमेंट नहीं करनी। इसको हम कहते हैं काउंटर मांड। क्या कहते हैं? काउंटर मांड। अगर एक बंदा या कस्टमर या ड्रॉअर अपने ड्रॉई को रोक दे कि तुमने ये पेमेंट नहीं करनी और ड्रॉई स्टिल पेमेंट कर दे, तो फिर लायबल कौन होगा? ड्रॉई। तो काउंटर मांड करने से आप उसकी अथॉरिटी पेमेंट करने की रोक सकते हैं। कॉल करेगा ना, ये कॉल करेगा या उनको मेल करेगा, उनको रोक देगा कि भाई इस चेक के अगेंस्ट अगर तुम्हारे पास कोई बंदा चेक लेकर आता है तो तुमने उसको पेमेंट नहीं करनी। भाई मेरे से वो चेक गुम हो गया, मुझे उस चेक की पेमेंट रोकनी भी तो है, तो मैं कॉल करूंगा बैंक को कि भाई इस चेक नंबर की, ये वाला चेक नंबर, इसके अगेंस्ट पेमेंट आपने नहीं करनी है, ये चेक मेरे से गुम चुका है। जो भी बंदा आपके पास पहुंचे उसको पकड़ लें और उसको पेमेंट आपने नहीं करनी है। ये मैंने बैंक को रोक दिया, बैंक को काउंटर मांड कर दिया। क्या कर दिया? काउंटर मांड कर दिया। फिर बैंक कब कब पेमेंट नहीं करेगा? जब उसको काउंटर मांड कर दिया हो, जब उस बंदे की डेथ हो गई हो। जब डेथ होती है तो आपका अकाउंट बंद हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, या वो बंदा क्या हो गया हो? इंसॉल्वेंट हो गया हो। क्यों? क्योंकि अब उसके एसेट्स की जिम्मेदारी किसके पास आएगी? किसके पास आएगी? गवर्नमेंट के ऑफिशियल असाइनीज के पास आएगी। तो इन 3 जगह पे आप उसकी अथॉरिटी पेमेंट की रोक सकते हैं। खुद रोक दें, वो वफात पा जाए, या वो बंदा क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए। अगर इन तीनों केसेस के बावजूद वो बैंक पेमेंट कर दे तो लायबिलिटी किसकी होगी? उस बैंक की होगी। आखिरी बात, प्री बैच की आखिरी बात, आखिरी टॉपिक, आखिरी चैप्टर की आखिरी बात। तैयार है? तैयार है? तैयार है? तैयार है। रूल्स एप्लीकेबल टू बैंक ड्राफ्ट। अभी एक नया डॉक्यूमेंट आ गया, बैंक ड्राफ्ट। जिस तरह चेक होता है ना, एक बैंक ड्राफ्ट भी होता है। रूल्स फॉर पेमेंट ऑफ चेक आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू बैंक ड्राफ्ट। यानी कि जो रूल्स चेक पे लगेंगे वो बैंक ड्राफ्ट के ऊपर भी लगेंगे। बेसिकली बैंक ड्राफ्ट होता क्या है? बैंक ड्राफ्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंसान नहीं बनाता, बैंक बनाता है। जो कि इंसान नहीं बनाता, ये बैंक बनाता है। इंसान जो डॉक्यूमेंट बनाएगा वो चेक होगा। अब मेरे अकाउंट में, लेट्स से मेरे अकाउंट में अगर 1000 रुपया हो, मैं चेक बना दूं 10,000 रुपये का, क्या मुझे कोई रोक सकता? नहीं। और जब ये पेमेंट करने के लिए बंदा पहुंचेगा तो वो कहेगा भाई इसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, डिसऑनर हो गया। तो मैंने उसका भी टाइम ज़ाया किया और मैंने खामखा अपने ऊपर केस भी करवा लिया। बैंक कहता है कि भाई ना करो, बाज आ जाओ, तुम एक काम करो, बैंक ड्राफ्ट बनवा लिया करो हमसे। तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें एक कागज़ पे लिख कर देंगे कि इस बंदे के पास इतने पैसे मौजूद हैं, इतने पैसों में से इतने पैसे ये किसी दूसरे के नाम पे करवाना चाह रहा है, और उस दूसरे बंदे का अकाउंट जहाँ पे भी होगा उसका नाम शाम, बैंक का नाम, उस बंदे का नाम, उसका आईडी कार्ड नंबर, सब कुछ हम उस पर लिख देंगे और तुम वो कागज़ उस बंदे को दे दो और वो बंदा उस कागज़ को लेके अपने बैंक में जाएगा और वहाँ से उतने पैसे ट्रांसफ़र
करवा सकता है, इसे कहते हैं बैंक ड्राफ्ट। ये चेक नहीं है, क्योंकि चेक में वो वाले गलती के चांसेस मौजूद हैं। अब बैंक ड्राफ्ट इज एन ऑर्डर इशूड बाय वन बैंक टू अनदर बैंक, यानी कि इन अदर वर्ड्स ड्रॉर गया किसके पास? ड्रॉई के पास। ड्रॉई से जाके कहा कि देखो मेरे ख़जाने में कितने पैसे पड़े हुए हैं। उसने कहा सर 30,000 दरम पड़े हुए हैं। उसने कहा एक काम करो, एक कागज़ लिखो, 20,000 दरम का एक कागज़ लिखो और पेई के बैंक के नाम पे बना दो। ये जो अनदर बैंक है वो किसका बैंक है? पेई का बैंक है। पेई के बैंक पे बना दो या उसकी किसी ब्रांच के नाम पे बना दो और इंस्ट्रक्ट करो कि उतने ही पैसे उस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, उसको इन कैश कर दिया जाए जो वो चाहता है। वो कैश की पेमेंट चाहता है कैश कर दो, वो डिपॉजिट चाहता है तो डिपॉजिट करवा दो। अब बैंक ड्राफ्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू चेक विद द फॉलोइंग डिस्टिंक्शंस। ये 3 फीचर्स में फ़र्क है। इट कैन बी ड्रॉन ओनली बाय अ बैंक ऑन अनदर बैंक, या उसकी किसी ब्रांच। शुरू में क्या था? बादशाह ने बाबे को बना के दिया था, इंसान ने इंसान को बना के दिया था। यहाँ पे उसका खजांची जो कि अब कौन है? एक इदारा, एक बैंक है, वो बादशाह के बैंक को ऑर्डर दे रहा है, वो बादशाह के बैंक को ऑर्डर दे रहा है। इट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बियरर, ये बियरर नहीं हो सकता, यानी कि इसमें खाली नाम रखने की गुंजाइश नहीं है, नाम छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। ये एक बैंक दूसरे बैंक को हुक्म दे रहा है कि इस बंदे के इस अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो ये आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। फिर इसकी पेमेंट इतनी आसानी से स्टॉप नहीं की जा सकती जितनी आसानी से चेक की पेमेंट आप स्टॉप कर सकते हैं। चेक में क्या है कि आपने फटाफट से कॉल की, चेक ख़त्म हो गया, मगर यहाँ पे ये एक लेंथी प्रोसेस है। एक बैंक के पास आप पहले आएंगे, फिर वो बैंक दूसरे बैंक से रब्ता करेगा, तो ये टाइम टेकिंग है। हो जाएगी स्टॉप, मगर इतना आसान उसको स्टॉप करना नहीं है। इट इज़ मोर टाइम टेकिंग, इट इज़ लेस टाइम टेकिंग। क्या? हाँ चलते हैं। अब तो कैश भी चल रहा है आजकल, सिक्के भी चल रहे हैं आजकल, आहिस्ता आहिस्ता ही है ना, चीज़ें कन्वर्ट हो रही। सो दिस वाज सेक्शन 131A ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। डन। सब कुछ दोबारा से 40 डेज ये मिल जाएगा। एक दफ़ा इनसे रब्ता कर ले मैनेजमेंट से। वो 2 घंटे की क्लास होगी, 10:45 से 12:45, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी एंड विल गो टिल अराउंड 5 Feb। तो उसको ऑनलाइन ले लें, ऑनलाइन पकड़ लें, ऑनलाइन ले लो। वो इनसे बात कर लेंगे उसका क्या प्रोटोकॉल्स हैं मैनेजमेंट से। अब मेरा ख्याल से फ्री है, आप इनसे पूछ लें और अपनी एनरोलमेंट वगैरह करा लें और फिर उसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। डन। ले जनाब, क्या 10:45 से 12:45 ये फिक्स है। हाँ 10:45 से 12:45।